हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल के बारे में कि जो राज्यपाल का पद होता है राज्य सरकार में, उसकी क्या भूमिका है। जिसको हम बोलते हैं गवर्नर। इसमें हम देखेंगे कि राज्यपाल से जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की योग्यताएं, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियां, कार्य, और अंत में हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति से थोड़ा कंपेयर करेंगे कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास हैं, ऐसी कौन शक्तियां जो केवल राष्ट्रपति के पास है। क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार में जो भूमिका राष्ट्रपति की है, लगभग समान भूमिका राज्य में राज्यपाल की है। केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री की भूमिका होती है वो राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। कहीं कहीं डिफरेंस होता है, वो आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रपति से तुलना। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राज्यपाल का जिक्र हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर है, अर्थात संवैधानिक स्थिति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, वो कहाँ कहाँ पर दी गई है। आर्टिकल 153 जो है वो राज्यपाल की बात करता है, एक राज्य में राज्यपाल होगा। 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। इसके अलावा मैं बात करूं 163, ये बात करता है कि जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर हम दोनों कंपेयर करते हुए चलेंगे, लगभग समान स्थितियाँ रहती हैं। वहाँ पर आर्टिकल 74 क्या कहता था कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष होते हैं, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पर है, और राष्ट्रपति उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यहाँ पर भी ये बात कही गई है। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि वहाँ पर राष्ट्रपति उनकी सलाह के लिए जो 42 अमेंडमेंट किया गया था 1976 के द्वारा, बाध्य है उनकी सलाह मानने के लिए, या फिर बाध्य नहीं है, लेकिन उनकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद होगी और उनके अनुसार वो कार्य करेगा। ये बात यहाँ पर भी कही गई है। अर्थात राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह हेतु। इसके अलावा आर्टिकल 164 में कहा गया है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद है मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व में, वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जैसे वहाँ पर जो मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, जिसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो सब किसके प्रति उत्तरदायी थे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है कि जो मंत्रिपरिषद है, दोनों को आप कंपेयर करते हुए समझने की कोशिश करेंगे तो आसान रहेगा याद करना, समझ पाना। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा मैं बात करूं, वहां पर आर्टिकल 76 किसकी बात करता है कि राष्ट्रपति जो कानूनी मामले हैं उनके लिए अपना एक अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो सरकार का कानून से संबंधित जो मामले हैं उसमें उनको सलाह मशवरा दे सकता है, उसका नेतृत्व करेगा। क्योंकि जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो नहीं कर सकते सरकार का नेतृत्व। सुप्रीम कोर्ट तो एक क्या है, स्वतंत्र संस्था है, वो तो सरकार के अंतर्गत या फिर किसी दल का नेतृत्व नहीं करती, तो अपना एक कानूनी विशेषज्ञ नियुक्त करती है सरकार। तो केंद्र में होता है, आपने नाम सुना होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसे राज्य में होता है राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं।
तो वहाँ पर 76 है, यहाँ पर है आपका 165। अच्छा देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कई बार आर्टिकल्स में कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, इनको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ये क्या होता है कि जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, और जो राज्य के संबंध में इक्विवेलेंट जो प्रोविजंस हैं, उनमें जो आर्टिकल्स का डिफरेंस रहता है ना, वो जनरली 89 का रहता है। केंद्र वालों में प्लस 89 आप कर दो, जनरली उस आर्टिकल में सेम वही बात कही गई है जो केंद्र में, केंद्र के प्राधिकारियों के विषय में कही गई है। जैसे आपको पता है आर्टिकल 76 में अगर हम बात करें तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात है, तो 76 में 89 प्लस किया तो कितना आ जाता है 165। इसलिए 165 में सेम वही कानूनी जो अधिकारी है, महाधिवक्ता है, उसकी बात यहाँ पर। वहाँ पर आपको बताया कि 74 और 75 में ये बातें कही गई थी, 74 और 75 में ये बातें कही गई थी कि लोकसभा जो है वो 75 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिए 16 अगर हम बात करें 75 में 89 आप प्लस करेंगे तो 164 में वही बात कही गई है। 74 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद से सलाह पर कार्य करेगा। सेम 89 अगर उसमें आप ऐड करेंगे तो 163 में यही बात राज्य के लिए कही गई है। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होती, लेकिन मोस्टली यही लागू हो गया। आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अधिकतर आर्टिकल्स केंद्र और राज्य के संदर्भ में 89 के गैप पर होते हैं मोस्टली, कहीं कहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे अध्यादेश के मामले में अगर मैं बताऊं, राष्ट्रपति 1, 2, 3 के अंतर्गत करते हैं, लेकिन जो आपके राज्यपाल करते हैं वो 2, 1, 3 के अंतर्गत करते हैं, 2, 1, 3 के अंतर्गत। तो यहाँ पर 89 का नहीं 90 का गैप हो गया, क्योंकि 89 होता तो यहाँ पर तो बल्कि ज़्यादा ही हो गया है। 9 और 3 12, 8 और 10 11, हाँ 1 का गैप है। 2, 1, 2 में नहीं है, 2, 1, 3 में है। तो इसलिए कई जगह आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आइडिया आपको वहाँ पर भी देखो लग जाएगा। ज़्यादा अंतर वहाँ पे भी नहीं है, 212 है लेकिन 213 में बात है। मोस्टली तो यही मिलेगा आपको, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, पहली बार आपने सुनी हो, तो इसी बात के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो 165 में क्या कहा गया है, महाधिवक्ता की बात, महाधिवक्ता की बात की गई है। ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है, आपको पता है, जो अटॉर्नी जनरल है। तो यहाँ पर इसको कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। 165 में ये बात कही गई है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो और जो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको कि 2, 1, 3 के अंतर्गत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर समझते ही जा रहे हैं, इनडायरेक्टली अभी से समझ रहे हैं, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। 2, 3, 3 में क्या कहा गया है कि जो जिला जज हैं, हर जिले में भी एक कोर्ट होती है, तो जिला जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। इंडिया में हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो जिला जज हैं, जिला न्यायाधीश हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो यहाँ पर क्या है, जिला जजों की नियुक्ति, जिला जजों की नियुक्ति, यहाँ पर ये बात कही गई। तो ये मुख्य जो आर्टिकल्स हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं, वो यहाँ पर ये दिए गए हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। आपका कोई वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, या बैंकिंग रेलवे हो, या फिर आप कोई यूपीएससी स्टेट पीएससी आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेन से भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके, अगर मैं कहूँ वैल्यू एडिशन के लिए, आपके मार्क्स को इन्हेंस करने के लिए ये आर्टिकल्स अगर आप डाल देंगे, कंक्लूजन में डाल देंगे किसी आंसर के, अगर आप स्टार्ट, राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीएससी हो। राज्यपाल का जो पद है, क्योंकि कई बार विवादास्पद रहता है कि ये तो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, राष्ट्रपति कठपुतली है, तो इसलिए ये काफ़ी विवाद में रहता है, समाचारों में रहता है, इसलिए इससे संबंधित मेन से भी क्वेश्चन आता ही रहता है। नियुक्ति की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि राज्यपाल का ऐसा पद है कि इनकी जो नियुक्ति है वो नहीं होती है दरअसल, जैसे लोकसभा की, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ऐसे भी नहीं होती, जैसे इनडायरेक्टली भी नहीं होती, डायरेक्टली तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ऐसी इनकी नहीं होती। इनडायरेक्टली जैसे राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, राज्यसभा
के सदस्यों की ऐसे भी इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चाहे अपने विवेक के अनुसार उसको किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। ये क्या है, एक मनोनीत व्यक्ति है और राष्ट्रपति ने इनको मनोनीत किया है, इसमें और किसी की भूमिका है ही नहीं, लोकसभा की राज्यसभा की। तो इस वजह से ये विवाद आता है कि ये राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, केंद्र के अधीन कार्य करता है और उन्हीं के अनुसार वो डिसीजंस लेता है, न कि राज्य की परिस्थितियों को देखकर। कई बार विवाद रहता है। इनको हटाने की बात है तो हटाने से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन ये जब भी चाहे राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और राष्ट्रपति जी ने कई बार 1980s 1990s में कुछ सरकारों ने इसका मिसयूज़ भी किया, क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है राज्यपाल को हटाने के लिए, उनको नियुक्त करने के लिए केवल इतना कहा गया कि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करेगा। तो इसलिए कई बार ऐसा भी हुआ है बहुत सारी सरकारों में कि बहुत सारे राज्यपालों को 1980s 1990s में बात करूँ, वीपी सिंह जब थे, पीवी नरसिम्हा राव जब थे, तो उनकी सरकारों में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे राज्यपालों का ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनसे त्यागपत्र मांग लिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, उनकी इच्छा पर कार्य करते हैं। तो उसके बाद हरगोविंद पंत केस हुआ, सूर्य नारायण केस में कहा गया, सूर्य नारायण केस में मैं आपको बताऊं कि ये न्यायपूर्ण नहीं है बात कि आप किसी भी राज्यपाल को कभी भी हटा दे रहे हैं। हरगोविंद पंत केस में भी यही बात कही गई कि राष्ट्रपति, हरगोविंद पंत केस से देखिए क्या कहा गया, हरगोविंद पंत केस, इसमें ये बात कही गई कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में नियुक्त एक अधिकारी है, अर्थात रोजगार नहीं दिया है राष्ट्रपति ने उसको, राष्ट्रपति के अंडर काम नहीं करेगा। वो क्या है, एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उसका पद स्वतंत्र है, उसका कार्यालय एक स्वतंत्र संस्था है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो योग्यताएं हैं। ये तो आपको पता ही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम ही होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं जो भारत का नागरिक है और 35 वर्ष का है, लेकिन वो उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहूँ, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बाहर का आदमी होना चाहिए। ऐसा इसलिए समझा जाता है कि उसी क्षेत्र का रहेगा तो राजनीति से उसका ताल्लुक रहेगा, वो किसी दल से भी जुड़ा हो सकता है, जबकि वो किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वो एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए जिसका राजनीति से कोई खास ताल्लुक ना रहा हो। तो ये बात इसकी योग्यताओं से संबंधित होती है। कार्यकाल, सीधी सी बात है कि जब विधानसभा का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो सामान्यतः इनका भी 5 वर्ष होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकते हैं। तो जनरली क्या होगा, 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति इनको 5 वर्ष के दौरान कार्यकाल के अंदर भी इनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी प्रावधान है। तो नियुक्ति की, कार्यकाल की और योग्यताओं की बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर शक्तियाँ, कुछ कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। कार्यकारी शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कार्यकारी का बेसिक सा मतलब है कि जो कानून लागू करने का, अर्थात जो मुख्यमंत्री और उसकी जो कैबिनेट है उससे संबंधित मामले। विधायिका का मतलब होता है संसद से जुड़े मामले, संसद मतलब जो विधानसभा है राज्य के लिए। न्यायिक शक्ति होती है न्यायालय से संबंधित, किसी को जैसे जजों को नियुक्त करना है, किसी को उससे संबंधित हो सकती है। या फिर जैसे मैंने बताया कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करें। वित्तीय शक्तियाँ धन से संबंधित, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा। कार्यकारी का आपको पता ही है कि कोई भी कार्य मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद कोई भी नियम लागू करे, कोई भी पॉलिसी लागू करे, वो सब राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करता है, तो सभी कार्य गवर्नर के नाम से होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री की अन्य जो राज्य मंत्री हैं उन सब की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ।
उन सब की नियुक्ति वो करते हैं। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति वो करते हैं, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे केंद्र में एक पूरा सेंट्रलाइज्ड हमारा निर्वाचन आयोग है, जो लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उन सबको देखता है। तो जो आपके पंचायत से संबंधित चुनाव हैं, जो निम्न स्तर से संबंधित चुनाव के मामले हैं, राज्य के जो अंडर में आते हैं, उनके लिए राज्य भी निर्वाचन, हर राज्य में भी एक इलेक्शन कमीशन होता है। तो उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जो स्टेट पीसीएस है उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। हटा नहीं सकते, लेकिन स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, हटा राष्ट्रपति ही सकते हैं, लेकिन नियुक्त राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जो आपके स्टेट पीसीएस है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिसकी आप साथ तैयारी कर रहे होंगे, स्टेट पीसीएस के सदस्यों की नियुक्ति वो राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा कार्यकारी कार्यों में और क्या आ सकता है कि जो भी प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है संसद के द्वारा, उनको लागू करने की अगर बात है कैबिनेट या मुख्यमंत्री के द्वारा, उन सब कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति चाहे तो मुख्यमंत्री से ले सकते हैं। ये आता है कार्यकारी में। विधायी शक्तियों का देख लेते हैं। विधायी तथा कानून बनाने के संदर्भ में आपको पता है कि जब चुनाव समाप्त होते हैं, जब सरकार बनती है, तो जो संसद का अर्थात विधानसभा का राज्य के संदर्भ में पहला जो अधिवेशन होगा उसको कौन बुलाते हैं? राज्यपाल बुलाते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति बुलाते हैं। उसको फिर सत्रावसान भी जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो विधानसभा का, तो उसको भी जो राज्यपाल है राज्य के संदर्भ में, अर्थात मैं यहाँ पर कहूँ पहला जो सत्र है उसको आहूत करना, ये शब्द लिखा होता है, वह सत्रावसान, ये शक्ति राज्यपाल के पास है। इसके अलावा आपको पता है अध्यादेश 213 के अंतर्गत जब संसद यानी कि विधानसभा, जब विधानसभा कार्य ना कर रही हो, सत्र ना चल रहा हो या कहीं विघटन हो गया हो, तो एक्ट तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि एक्ट तो तभी कोई विधेयक बनता है जब दोनों सदनों से, विधानसभा से विधान परिषद दोनों से पास हो जाए। मान लिया एक कार्य ही नहीं करिए तो राष्ट्रपति अपने आप कोई आदेश जारी कर सकते हैं, वो कानून की तरह ही कार्य करेगा, तो उसी आदेश को हम क्या बोलते हैं? राज्यपाल के संदर्भ में कहो या राष्ट्रपति के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा जो उच्च सदन है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं अगर उन्हें साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर किया है। यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? 1/6 को कर सकते हैं। विधान जो परिषद है उसके 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। ये भी शक्ति इनके पास है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी विधेयक अगर विधानमंडल से पास हो गया, अर्थात दोनों सदनों से, राज्य में विधान परिषद से, विधानसभा से पास हो गया है, तो क्या करेंगे? राज्यपाल चाहे तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, चाहे तो अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, जो वीटो वाली पावर होती है उनके पास। या फिर पुनर्विचार के लिए दोबारा उनको सदन में भेज सकते हैं कि इस पर दोबारा विचार करिए, ऐसा भी कर सकते हैं। धन विधेयक को नहीं कर सकते, वो राष्ट्रपति का भी सेम स्थिति है और राज्यपाल की सेम स्थिति है। धन विधेयक को राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, उनको एक्सेप्ट ही करना है, रिजेक्ट करना है। जनरली एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि धन विधेयक की अगर हम बात करें तो वो राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही, केंद्र में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही लोकसभा में, राज्य में, विधानसभा में पेश किया जाता है। तो अगर हम बात करें जैसे विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, इसके अलावा उसको अपने पास रोक सकते हैं, रोक के रख लेते हैं तो भी वो समाप्ति हो जाता है। इसके अलावा पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति तो ओनली 3 कार्य कर सकता है, राज्यपाल एक और कार्य कर सकता है। अगर वो, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर वो मुद्दा राष्ट्रहित का है,
थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा है, या फिर जैसे आपातकाल जैसी स्थिति वाली बात है, ऐसा कोई मुद्दा है, तो उसको वो कहेंगे कि ये मैं नहीं करूँगा, ये राष्ट्रपति को मैं सौंपता हूँ कार्य कि आप इसको पास कीजिए, आप इसको एक्ट बनाइए, मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा। तो वो इसको हम बोलते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी विधेयक को। तो ये विधायी शक्तियों में आता है। वित्तीय शक्तियों को देख लेते हैं। सेम जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है इनके पास भी है। जैसे कि जो बजट होता है वो इनके आदेश के बाद ही संसद में जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करते हैं, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होता है वो वहाँ पर केंद्र में, राज्यपाल के आदेश के बाद होता है यहाँ पर राज्य सदन में। तो बजट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि बजट एक कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन जो संविधान में शब्द उल्लेख है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, उसको हम बजट बोल देते हैं। लेकिन तो बजट यहाँ पर उनके द्वारा ही आदेश के बाद पेश किया जाता है सदन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कोई भी राज्य में अगर कोई अनुदान की मांग आपको कर रहा है तो राज्यपाल की सहमति के बाद ही अनुदान की मांग की जा सकती है किसी भी संस्था द्वारा। अनुदान की मांग गवर्नर के आदेश के बाद ही, उसकी बिना सहमति से कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। इसके अलावा जैसे मैंने बता ही दिया मनी बिल, धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर राज्यपाल चाहे कोई आपातकाल जैसी स्थिति, कोई भी एक आकस्मिक स्थिति बन गई है, तो राज्यपाल अगर चाहे कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक हो गई है, तो जो आकस्मिक विधि होती है, आकस्मिक जो निधि होती है हर राज्य की, जिसमें सरकार का जो पैसा रहता है होता है, वहाँ से उसको अपने खर्चे के लिए, अपने मतलब राज्य में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उस आकस्मिक स्थिति में, आपातकाल जैसी स्थिति में निकाल सकता है। राज्यपाल ही ऐसा आदेश दे सकते हैं। आकस्मिक निधि से व्यय अगर आपको करना है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो राज्यपाल ही कर सकते हैं। तो ये वित्तीय शक्तियां हैं। अब मैं बात कर लूँ न्यायिक शक्तियां। वैसे मैंने आपको बता ही दिया इनडायरेक्टली बीच बीच में इसके बारे में कि अच्छा हाँ, जो क्षमा देने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास भी आर्टिकल 72 में। जो राज्यपाल है वो भी किसी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसको जैसे पर विलंबन हमने एक वर्ड यूज़ किया था, अर्थात उसको थोड़ा डिले भी कर सकता है जिससे उस व्यक्ति को, विक्टिम को थोड़ा समय मिल जाए अपनी बात रखने के लिए। तो सज़ा माफ़ और कम करना। लेकिन अच्छा देखिए, इसको हम समझेंगे तब यहाँ पर ये बात करेंगे। एक बात मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि जो जिला जज हैं, जिला जजों की जो नियुक्ति है हर डिस्ट्रिक्ट में, वो राज्यपाल करते हैं उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। अच्छा देखिए, अब तुलना में एक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे सज़ा की बात आई, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रेसिडेंट, पी लिख देता हूँ, यहाँ पर गवर्नर लिख देता हूँ। देखिए, जो माफ़ करने की शक्ति है वो दोनों के पास है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है, तो उसको राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, उस बारे में कोई एक्शन नहीं ले सकता। मृत्यु दंड के संदर्भ में उसको माफ़ करने की शक्ति जो है, या उसको उम्र कैद में बदलने की शक्ति है, जो मृत्यु दंड से संबंधित प्रोविजंस हैं वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो राज्यपाल से गुहार नहीं लगा सकता, उसको राष्ट्रपति से गुहार लगानी होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जो मृत्यु दंड वाली बात है, ये दोनों में डिफरेंस है। अध्यादेश का मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेसिडेंट 123 में, गवर्नर 213 में। अध्यादेश के संदर्भ में दोनों के पास समान शक्तियाँ हैं।
दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब सदन की कार्यवाही ना चल रही हो। धन विधेयक की बात करूं, धन विधेयक भी सेम परिस्थितियों में होता है। राष्ट्रपति के परामर्श पर लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यपाल के परामर्श पर विधानसभा में पेश किया जा सकता है। दोनों इसको पुनर्विचार के लिए वापस सदन में नहीं भेज सकते, उनको सहमति इस पर देनी होती है। आपातकाल में डिफरेंस आ जाता है। राज्यपाल आपातकाल नहीं घोषित कर सकते। अगर किसी राज्य में स्थिति ऐसी बन गई है, कोई आंतरिक उपद्रव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस, इस तरह की आपातकाल की स्थिति बनी है, तो राष्ट्रपति से गुहार लगा सकते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए आर्टिकल 352 से 360 के तहत। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। तो दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन डिफरेंस थोड़े कम ही हैं, मोस्टली आपको सिमिलरिटी दिखेंगी। ये आप ध्यान कर सकते हैं और इसी को कंपेरेटिवली अगर आप समझेंगे, अध्ययन करेंगे तो याद करना भी आपके लिए आसान होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक राज्यपाल। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।